हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग विजन आईएएस का जो मैगजीन है नवंबर मंथ का, उसको पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले के जितने भी टॉपिक हैं पहले के वीडियो में कवर किए जा चुके हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जा रहा है कि रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट चेयर द 20th समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। तो एससीओ का जो हाईएस्ट लेवल का मीटिंग होता है हेड ऑफ स्टेट का, उसका 20वां समिट याद रखिएगा रसिया के द्वारा रसिया उसको चेयर किया है ना। रशियन प्रेसिडेंट जो थे व्लादिमीर पुतिन उसको चेयर किए। दिस वॉज द फर्स्ट एससीओ समिट हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट। एससीओ का पहला समिट था जो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ। इसके पहले जितना भी होता था फिजिकली होता था। इंडिया एक्सटेंड सपोर्ट टू ऑब्जर्विंग द 20th एनिवर्सरी ऑफ एससीओ इन 2021 एज द एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। इंडिया जो है मतलब कि एससीओ जो है 2021 को जो है एससीओ ऑफ कल्चर के रूप में मनाएगा। इंडिया अनाउंसेस दैट इन 2021 द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया विल होल्ड एन एग्जीबिशन ऑन द बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ एससीओ कंट्रीज। अब चूंकि एससीओ कंट्रीज में जितने भी कंट्री है सबके यहाँ बुद्धिस्ट का कल्चर है, तो इसलिए इंडिया का एक नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है। उस पर एक एग्जीबिशन लगाया जाएगा, एग्जीबिशन ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ एससीओ कंट्रीज। इंडिया प्रपोज टू सेट अप अ स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड सब ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन विथ एससीओ। एससीओ में जितने भी देश हैं वहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ाने के लिए एक इस तरीके का इनोवेशन और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए इंडिया के द्वारा ऐसा प्रपोज किया गया। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं एससीओ है क्या, है ना। एससीओ के बारे में जान लेते हैं। इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा इसका नेचर कैसा कैसा है। तो सबसे पहले तो परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री 3 क्षेत्र में काम करता है। इसका फाउंडेशन हुआ था संघाई में। संघाई जो है चाइना में है। 2001 में इसका फाउंडेशन हुआ था। रीजनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इशू आर इट्स मेन फोकस, है ना। रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इशू इसके मेन फोकस है। रशियन एंड मंडारिन आर प्रेजेंटली वर्किंग एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड वर्किंग लैंग्वेज इन द एससीओ। तो इसमें 2 लैंग्वेज अभी हैं, एक तरह से समझ सकते हैं कि 2 ही लैंग्वेज में यहाँ काम होता है, रशियन और मंडारिन। रशियन रसिया का और मंडारिन चीनी भाषा है, चीन का भाषा है। वर्किंग ऑफ द एससीओ इज अंडरपाइंड बाय द संघाई स्पिरिट। संघाई स्पिरिट एक तरह से कोड है बोल सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एससीओ वर्क करेगा। which is about mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for cultural diversity and pursuit of common development। अब इसका वर्किंग स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सबसे पहले इसका हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, तो ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ का। इसमें प्रधानमंत्री लेवल का या मतलब कि जो भी हेड ऑफ स्टेट है उस लेवल का मीटिंग होता है। द हेड ऑफ गवर्नमेंटल काउंसिल, अब है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। इट इज ए सेकंड हाईएस्ट बॉडी, एससीओ का सेकंड हाईएस्ट बॉडी है। दैट डील्स विद द ग्रुपिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा बिसाइड अप्रूवल इट्स एनुअल बजट। तो इसमें क्या बात होता है, तो मेनली ट्रेड से रिलेटेड, इकोनॉमिक एजेंडा से रिलेटेड बात होता है। इसका 2 परमानेंट बॉडी भी है, एक है सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट जो इसका है, सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ एससीओ एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, एनालिटिकल, लीगल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल सपोर्ट। और रैट्स एक है, याद रखिए कई एग्जाम पूछा गया रैट्स किस संस्था से रिलेटेड है। तो रैट्स जो है इसी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वर्क फॉर कॉम्बेटिंग रीजनल टेररिज्म। रैट्स जो है इसी का यूनिट है जो रीजनल टेररिज्म से लड़ने में मदद करता है, सेपरेटिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से। द एससीओ काउंसिल एंड एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम also work for increasing the cooperation among the members of expanding economic cooperation and banking services respectively। इसके अलावा एक एससीओ बैंकिंग काउंसिल भी है, सॉरी बिजनेस काउंसिल भी, और एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम भी है जो कोऑपरेशन बढ़ाने में मदद करता है अपने मेंबर्स के प्रति, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन खास करके बैंकिंग सर्विसेज में मदद करता है। इंटरबैंक कंसोर्टियम है। इसमें देश कौन कौन से हैं याद रखिएगा। तो इसमें 8 देश आपको मिलेंगे, ठीक है। रसिया, ऐसे याद रखिए, एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज याद रखिए तो जल्दी याद होगा। रसिया, चाइना और इंडिया, पाकिस्तान, ये 4 देश तो आराम से याद रख सकते हैं ना, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। उसके अलावा इधर के 4 देश और याद रख लीजिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, KKTU, है ना, इस तरीके से। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये 4 देश हो गया। और उसके अलावा रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये 8 देश इसमें एससीओ में। एससीओ में 8 देश हैं, आप याद रखिएगा। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात किया जाए, एससीओ का क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, दुनिया में क्या इसका महत्व होगा। तो एससीओ रिप्रेजेंट अबाउट 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 42% एससीओ रिप्रेजेंट करता है, और 20% जीडीपी का। 4 ऑफ दिस मेंबर्स, इसके जो 4 मेंबर है, इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान और न्यूक्लियर पावर, इसके 4 मेंबर न्यूक्लियर पावर है। एंड 2 आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। 2 मेंबर तो परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, यानी कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है। द एससीओ इज कंसिडर्ड अ काउंटर वेट टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक संस्था है जो अमेरिका उसमें लीड करता है। नाटो में कुछ देश हैं और इनका मानना ये है कि इनमें से किसी देश पे चढ़ाई होगा तो माना जाएगा कि हम सारे देशों पे चढ़ाई हुआ है।
यानी कि नाटो में लगभग, हम अभी कंफर्म नहीं है इसलिए हम 22 या 23 कंट्री है, मान लेते हैं 22 कंट्री है। तो 22 कंट्री का कहना क्या है कि हम में से किसी कंट्री पे भी हमला होता है, इस 22 में से किसी एक कंट्री पे भी हमला होता है तो माना जाएगा कि इन 22 कंट्री पे हमला हुआ है और सभी मिल करके लड़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से एससीओ को इसका काउंटरवेट माना जाता है, लेकिन हालांकि है नहीं उतना बड़ा। बोथ ऑर्गेनाइजेशन हैव जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया एंड गल्फ। द एससीओ होल्ड्स अ डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इज ग्रेटर इन टर्म ऑफ लैंड मास देन नाटो। नाटो के मुकाबले यदि एससीओ को देखा जाए तो एक चीज़ में एडवांटेज मिलता है कि लैंड मास इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि रसिया, चाइना और इंडिया अपने आप में 3 बड़े बड़े कंट्री हैं, तो इसलिए जो है इसमें लैंडमास नाटो के मुकाबले ज़्यादा है। तो यह ग्लोबल इन्फ्लुएंस एससीओ का। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड न्यूज़ क्या है। तो इंडिया वाइस प्रेसिडेंट चेयर 19th मीटिंग ऑफ एससीओ ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे 19वें मीटिंग को चेयर किए थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट समिट लेवल मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द इंडिया चेयरमैनशिप। पहली बार हुआ था कि समिट लेवल का कोई मीटिंग हुआ था इंडिया के चेयरमैनशिप में। और इंडिया जो है कब मेंबर बना है, 2017 में। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर बना था, याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ एससीओ का मेंबर बना था, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, 2017 में। और बात करते हैं, इंडिया कॉल्ड अपॉन एससीओ मेंबर स्टेट टू इन्फोर्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीगल स्टैट्यूट फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली इरेडिकेट सेफ हेवन्स। सेफ हेवन बोलते हैं ऐसे जगह जहाँ पे टैक्स काफ़ी कम लगता है, लोग वहाँ पे अपना पैसा छुपाते हैं, उसको सेफ हेवन बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल नेटवर्क सपोर्टिंग टेररिज्म। एससीओ मेंबर स्टेट टू नीड टू रिफॉर्म डब्ल्यूटीओ। एससीओ मेंबर जो इंडिया के द्वारा ऐसा कहा गया कि एससीओ मेंबर को चाहिए कि डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म लाया जाए, इंक्लूडिंग बाई इंप्रूविंग इट्स की फंक्शन सच एज नेगोशिएशन, जैसे वहाँ पे जो नेगोशिएशन का भी जो मेथड है, मॉनिटरिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सब जो मेथड है उसमें सुधार लाया जाए। इंडिया रिफ्यूज टू सपोर्ट चाइना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इंडिया के द्वारा कहा गया कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं शामिल होंगे, जबकि चाइना के द्वारा कहा गया कि आप शामिल होइए। इसका मेन रीज़न क्या है आपको भी बता देते हैं। एक यहाँ पे देखिए, ये चाइना है, अभी यदि चाइना को इधर आना रहता है, इस रीजन में आना है, उसको यदि तेल ले जाना है तो उसको समुद्र का रास्ता बहुत लंबा अपनाना पड़ता है, इधर से ऐसे पूरा इंडोनेशिया मलेशिया क्रॉस करते हुए ऐसे आना पड़ता है। इसलिए क्या किया कि वहाँ पे एक कॉरिडोर बना दिया, यहाँ से ऐसे एक कॉरिडोर बना दिया जिसका नाम रखा गया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। एक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम यहाँ से एक रास्ता ऐसे बना लें, ठीक है, और तो डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच जाएंगे, इतना घूमने नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन किया और तैयार हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि चाइना और पाकिस्तान का कोई अपने आप में बाउंड्री नहीं है। चाइना और पाकिस्तान का जो बाउंड्री यहाँ पे जो हमारा पीओके का इलाका है उस इलाके से पास करता है। तो इंडिया का यही कहना था कि जो पीओके का इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ये हमारा देश है, हमारा क्षेत्र है, तो हमसे बिना पूछे तुम इधर CPEC कैसे बना रहा है। चाइना कहा कि अभी तो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इसलिए हम उससे पूछ के बना रहे हैं। तो इंडिया का बस यही इशू है कि CPEC जो है, CPEC बंद हो जाए, CPEC को तो बंद कर दो, है ना। CPEC जो है गलत टेरिटरी से जा रहा है, टेरिटरी हमारा है, तो हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो जाएंगे। तो चाइना उस बात को नहीं माना तो इंडिया भी शामिल नहीं हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। अप्रूव्ड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 2021 से 25। तो ये सब बातें इंडिया के अंदर वहाँ पे कहा गया कि 5 साल और, मतलब कि 5 साल में हम किस तरीके से काम करेंगे, ये सब कहने करने की बात है। अब रेलेवेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एससीओ का क्या रेलेवेंस है, मतलब कि इंडिया के लिए एससीओ क्यों जरूरी है। तो पहला, कंट्रोलिंग रीजनल टेररिज्म, क्योंकि यहाँ पे चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, इंडिया के 2 बड़े बड़े दुश्मन यहाँ पे हैं, तो उनसे बात किया जा सकता है एक साथ। एससीओ डिफेंस सेक्टर का स्ट्रक्चर एक्टिविटी ऑफ रैट्स हैव अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन कर्बिंग रीजनल टेररिज्म। और खास करके इसका जो एक संस्था है रैट्स रीजनल एंटी टेररिज्म, तो वो जो है काफ़ी सक्सेस रहा है, जब से बना है तब से टेररिज्म को रोकने में। पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया का कुछ इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। इट इज लाइकली दैट आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ US एंड नाटो फोर्सेज फ्रॉम अफगानिस्तान, जिस तरीके से देख रहे होंगे पहले यूनाइटेड स्टेट का फोर्स अफगानिस्तान में था, तो जब से US का फोर्स विड्रॉ कर रहा है, वापस जा रहा है, तो तब से एससीओ विल स्टार्ट प्लेइंग अ मोर प्रोमिनेंट रोल, तब से एससीओ जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अफगानिस्तान में। द एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप विच वाज सस्पेंडेड 2009 हैज रिज्यूम्ड वर्किंग सिंस 2017। एससीओ अफगानिस्तान का एक कॉन्टैक्ट ग्रुप था जो 2009 में सस्पेंड हो गया था, 2017 से वो काम कर रहा है। 10 एससीओ वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू इंडिया फॉर इंगेजिंग इन अफगानिस्तान पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब पॉलिटिकल एंगल देखा जाए इसका, तो एट द एनुअल समिट ऑफ एससीओ इंडिया गेट अपॉर्चुनिटी टू रिन्यू बायलैटरल टाइड विथ रीजनल कंट्रीज, है ना। इसके जब समिट होते हैं नेशनल लेवल के, तब इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अपने जो बायलैटरल टाई है बाकी सारे कंट्री के साथ, उसके साथ भी एक समझौता कर ले, जैसे उज्बेकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ। द फोरम ऑल्सो प्रोवाइड इंडिया ग्रेटर विजिबिलिटी इन द फेयर ऑफ यूरेशियन रीजन। यूरेशियन रीजन मतलब यूरोप और एशिया का जो कंबाइन वाला रीजन है, उधर क्या हो रहा है
ये देखने के लिए भी इंडिया के लिए मतलब कि ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अलग से कोई हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ता। इंडिया कैन ऑल्सो स्कटल इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का कोई जो भी इन्फ्लुएंस है इंडिया उसको कम कर सकता है इस ग्रुप के माध्यम से। सी ऑल्सो मेक इंडिया एन एक्टिव की स्टेक होल्डर इन शेपिंग द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिकली फ्रेजाइल सेंट्रल एशियन रीजन विच इज ऑल्सो सीन एज फर्टाइल ग्राउंड फॉर टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। अब सेंट्रल एशियन रीजन जो है एक फर्टाइल ग्राउंड है टेररिज्म के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो इंडिया जो है कि वहाँ पे की मतलब कि एक अच्छा डिफेंस बना सकता है इस ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि इसमें 4 कंट्री उसी रीजन के हैं। इकोनॉमिक में देखा जाए तो कार कहना होता है सेंट्रल एशियन रीजन इज रिच इन आयरन और, सेंट्रल एशिया रीजन जो आयरन और, कोल, ऑयल, एयर, गैस, गोल्ड, लीड, जिंक, बहुत सारे मिनरल में वो रिच है। और इंडिया का जो एक मतलब कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है उन सारे देशों पे। इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन एससीओ फोकस्ड लेस ऑन रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान, मोर ऑन सीएआर। क्या करे इंडिया जो है एससीओ में चाइना और पाकिस्तान, रशिया ये सब पर ध्यान न देकर के बल्कि बाकी जो 4 कंट्री है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो इंडिया पेंडिंग प्रोजेक्ट जैसे तापी, एक प्रोजेक्ट है तापी। तापी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये जो कंट्री आपको दिख रहा है, कहाँ गया, इधर एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, एक पाइपलाइन बिछाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 कंट्री में मतलब एक पाइप जाएगा यहाँ से ऐसे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इसलिए इसका नाम रखा गया तापी। ठीक है, तो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट अभी पाकिस्तान के कारण मतलब कि पाकिस्तान उसमें रेडी है लेकिन फिर भी कुछ उतने अच्छे से भी रेडी नहीं है, जिसके कारण रुका हुआ है। यदि ये लाइन बिछ जाएगा, एक पाइपलाइन जब बिछ जाएगा तो हम लोग को तेल लाने में आसानी होगा, जहाज नहीं ले जाना पड़ेगा, डायरेक्ट पाइप रहेगा, वहाँ से तेल डालेगा, इंडिया पहुँच जाएगा, है ना। उसके अलावा आईपीआई ईरान पाकिस्तान इंडिया, ईरान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया। कासा सेंट्रल एशिया साउथ एशिया, है ना, 1000 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ विच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू पाकिस्तान। ये सारा पाकिस्तान के कारण ब्लॉक्ड है। एससीओ में पाकिस्तान के साथ हमारे नेगोशिएशन करने में बन जाता है, तो इसलिए ये भी हमारा लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चैलेंजेस फॉर इंडिया इन एससीओ, इंडिया के लिए एससीओ में क्या चैलेंजेस है ना, दिक्कत क्या है। तो सबसे पहला दिक्कत क्या है कि एससीओ का जो हेडक्वार्टर है, जो स्थापना करने वाला है, सब कुछ चाइना है। ठीक है, चाइना ही इसका लीडिंग मेंबर है, तो इसलिए यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस चलता है। तो डोमिनेंस ऑफ चाइना सबसे पहला दिक्कत है। एससीओ इज चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ जो है चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, बेयरिंग इंडिया द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडोर्स बाय ऑल द मेंबर। देखा जाए तो सिर्फ इंडिया के अलावा बाकी जो देश है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो चुके हैं। बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ कंसर्न फॉर इंडिया, सिपेक ग्रोसली वायलेट्स इंडिया सॉवरेनिटी। बीआरआई जो है इंडिया के लिए कंसर्न है, क्यों, क्योंकि इसका जो पार्ट है सिपेक जो है इंडिया के सॉवरेनिटी को वायोलेट करता है। चाइना में ट्राई टू लिमिट एंड बैलेंस इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन बाय सपोर्टिंग पाकिस्तान। कंट्रोलिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, तो ये भी एक चैलेंज है। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का कंट्रोल करना भी एक चैलेंज है। चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहा है, तो इस कारण से एससीओ भी उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी है। सब एक दूसरे से बात तो कर रहा है लेकिन विश्वास की कमी नहीं। इंडिया और पाकिस्तान किसी पे विश्वास नहीं करता है, इंडिया और चाइना विश्वास नहीं है। उधर चाइना और रसिया में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, इंडिया और रसिया में भी आजकल होने लगा है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। लैक ऑफ कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, सेंट्रल एशिया और उससे आगे जो कनेक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं है। बात तो कर रहे हैं कि वहाँ से तेल लाएंगे, वहाँ से ये लाएंगे, वहाँ बिजली बेचेंगे, लेकिन कनेक्टिविटी उतना है ही नहीं, है ना, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पर उतना ज़्यादा रोड वो सब कंट्री उतना डेवलप भी नहीं है। मेजर इंपेडिएंट इन कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया रिमेन द स्ट्रेटेजिक डिनाइल ऑफ डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी, है ना, डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे इंडिया और अफगानिस्तान की बात किया जाए तो ऐसे तो कनेक्टिविटी है, लेकिन बीच में पीओके का हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इस कारण से नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं वे हेड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए आगे की राह क्या है। तो मेंटेन एन इंडिपेंडेंट वॉइस अगेंस्ट चाइना डोमिनेंस, चाइना के डोमिनेंस के अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट वॉइस उठाए रखना। ऑन बीआरआई इंडिया कैलकुलेटेड इट्स व्यू दैट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मस्ट रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जिस तरह से बीआरआई में भले ही मानता है इंडिया को भी फायदा होगा बीआरआई में शामिल होने से, लेकिन बीआरआई में शामिल नहीं हो रहा है इंडिया, कहता है कि मेरा सॉवरेनिटी को खतरा है। तो इसी तरीके से एक रवैया अपनाना पड़ेगा चाइना के खिलाफ, है ना, मेंटेन रखना पड़ेगा इस लेवल को। रिवेटलाइज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जितने भी हैं, जैसे अफगानिस्तान जाने के लिए ईरान में हम लोग चाबहार प्रोजेक्ट बनाए, तो इस तरीके के कई और प्रोजेक्ट बनाना ताकि हम लोग उसको मेंटेन मतलब कि कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से कर। द ओपनिंग ऑफ चाबहार पोर्ट एंड एंट्री असभगत एग्रीमेंट, ठीक, असगाबात एग्रीमेंट है, ठीक है, असगाबात एग्रीमेंट, इसके ये जो है बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट है, ठीक है।
तो शुड बी यूटिलाइज फॉर स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन यूरेशिया। तो इस एग्रीमेंट में इंडिया शामिल है, ठीक है। इसके बारे में कभी जब टॉपिक मिलेगा तो हम समझा देंगे अच्छे से, नहीं तो आप लोग गूगल करके इसको पढ़ सकते हैं कि एग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिवली इंगेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना। रिसेंटली रशिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन हैज डिसाइडेड नॉट टू एंटर इनटू एन आर्म्स रिलेशनशिप पाकिस्तान। जैसे कहा जा रहा है कि इंडिया जो है रशिया को रिक्वेस्ट किया कि आप पाकिस्तान के साथ कोई आर्म रिलेशनशिप मत रखिए, मतलब कि हथियार खरीदने बेचने का नहीं रखिए। इंडिया शुड मोबिलाइज ओपिनियन इन द एससीओ टू इंश्योर इट्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू एक्सटेंड नेबर आर अनब्लॉक्ड बाय पाकिस्तान। नेक्स्ट है प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल। इंडिया को जो है एससीओ में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इंडिया कुड प्ले रोल इन रीडेकलाइजेशन ऑफ यूथ इन सेंट्रल एशिया। कहने का मतलब है कि सेंट्रल एशिया में जो यूथ हैं और रेडिकलाइज ना हो जाए। रेडिकलाइज मतलब कि उनको टेररिस्ट लोग भड़का न दे, तो इसके प्रति इंडिया को क्या करना चाहिए कि वहाँ पे लोगों को जागरूक करे, है ना। इट शुड ऑल्सो लेवरेज इट सॉफ्ट पावर टू इनहेंस इट स्फीयर ऑफ एंगेजमेंट इन द फील्ड ऑफ कल्चर, क्यूजीन, एजुकेशन etc. दिस विल इंश्योर इंडिया डजंट गेट आइसोलेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आगे पढ़ते हैं ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ग्रुप भी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओपेक सेक्रेटेरिएट होस्टेड द 4th हाईएस्ट लेवल मीटिंग ऑफ ओपेक इंडिया डायलॉग भाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ओपेक सेक्रेटेरिएट से एक चौथा मीटिंग हुआ, द 4th हाई लेवल मीटिंग ओपेक इंडिया डायलॉग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। द मीटिंग फोकस्ड ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ कोविड-19। मीटिंग में मेनली कोविड-19 के इम्प्लीकेशंस के बारे में बात होते रहा, प्रभाव के बारे में। Discussing the repercussions of the pandemic and its significant effect on both the world economy and energy market, including oil and post-COVID scenario। इस पर क्या डिस्कस हुआ, तो जो पेंडेमिक का रिजल्ट क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी में और एनर्जी मार्केट में, और पोस्ट कोविड सिनेरियो में क्या इसका सिग्निफिकेंट होगा, इस सब बातों पर चर्चा हुई। ओपेक reiterated that India's support for producer consumer dialogue has greatly contributed टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इन परस्यूइंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑयल मार्केट। ओपेक इस बात को भी माना, मतलब कि ओपेक इस बात को मान रहा है कि इंडिया का जो सपोर्ट है ओपेक के प्रति, मतलब ओपेक से जो हम लोग तेल खरीदते हैं, है ना, तो जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर रहा है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग इज द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल ग्लोबल डायलॉग ऑन एनर्जी एट द लेवल ऑफ मिनिस्टर। प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग क्या है, तो एक प्रोसेस है, एक इनफॉर्मल बातचीत करने का। इनफॉर्मल कहने का तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं देना होता है मीडिया में कि हाँ हम वहाँ पे क्या बातचीत करने जा रहे हैं, है ना। तो एक इनफॉर्मल मीटिंग है, बोल सकते हैं मिनिस्टर के लेवल का, ठीक है। इन्वॉल्विंग एट द प्रेजेंट 60 की एनर्जी कंट्रीज, जिसमें 60 एनर्जी कंट्रीज अभी हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द इंडस्ट्री विद इन द बिजनेस फोरम। अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डायलॉग इंडिया इन्वाइटेड ओपेक मेंबर कंट्री टू इन्वेस्ट इन स्टेबलाइजिंग 65 MMT ऑफ कमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज अंडर अ PPP मॉडल। तो इंडिया में एक पेट्रोलियम स्टोरेज बनाया जा रहा है, एक नहीं ऐसे 4 अभी हैं, है ना। तो सबको बड़ा किया जा रहा है, किसी किसी को उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो 6.5 मिलियन मेट्रिक टन का एक पेट्रोलियम स्टोरेज बनाया जा रहा है, ताकि हम लोग तेल खरीद के उसमें स्टोर कर लें। जब तेल उधर से सस्ता हो तब स्टोर कर ले, जब महंगा हो तो फिर हम लोग उसको बेचें। इस तरीके कुछ सोच करके, या फिर इमरजेंसी के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि एक पेट्रोलियम स्टोरेज बनाया जा रहा है इंडिया में। ऐसे 4 जगह बनाया जा रहा है, यदि आपको पता हो। स्ट्रेटजिक, इसका नाम है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम स्टोरेज, है ना। तो इंडिया में कहाँ कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में बताएं यदि आपको पता हो, नहीं तो हम कभी बता देंगे, मिल ही जाएगा, करंट अफेयर में वो सब आते रहता है। तो इंडिया जो है इन सारे देशों को इनवाइट किया कि आप भी इसमें अपना PPP मॉडल पे बनाया जाए ना, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कुछ पैसा सरकार और कुछ पैसा प्राइवेट कंपनी लगाएगी और फायदा दोनों बांटेगी पैसे के आधार पे। तो इसीलिए इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया जा रहा है उन लोगों को। मीटिंग ऑल्सो एड्रेस द इशू ऑफ एशियन प्रीमियम एंड टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इस मीटिंग में एशियन प्रीमियम और टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया। एशियन प्रीमियम क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एशियन प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा चार्ज बीइंग कलेक्टेड बाय ओपेक कंट्रीज फॉर एशियन कंट्रीज व्हेन सेलिंग ऑयल एंड इंडिया हैज बीन वॉइसिंग इट डिसेंट अगेंस्ट द प्रैक्टिस। एशियन प्रीमियम एक तरह का टैक्स है, अलग से टैक्स है। जैसे पहले कैसे होता था जजिया कर, कि जो नॉन मुस्लिम से लिया जाएगा, उसी तरह से एशियन प्रीमियम एक तरह का टैक्स है जो ओपेक कंट्री चार्ज करता है। ओपेक कंट्री मतलब जो पेट्रोलियम बेचने वाला कंट्री है, वो चार्ज करता है किससे, एशियन कंट्री से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से, एशिया का कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी एशिया का कंट्री से जब वो लोग तेल बेचता है तो एक एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, तो उसी को बोलते हैं एशियन प्रीमियम। तो एशियन प्रीमियम के बारे में बातचीत किया गया कि एशियन प्रीमियम भाई हटा दो, बहुत दिन से तुम ले रहे हो एक तरह से, है ना। तो इंडिया हमेशा इसका विरोध किया है एशियन प्रीमियम का। इट हैज रूट्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट ओरिएंटेड क्रूड प्राइसिंग 1986। एशियन प्रीमियम 1986 से इन लोग ले रहा है। देर आर 3 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क इन ग्लोबल मार्केट रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस्ड इन रिस्पेक्टिव जियोग्राफी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
आप समझिए यहाँ पे है क्या कि 3 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है। तो आप आम भाषा में इसको समझ लिए कि 3 तरह का तेल है दुनिया में। मतलब दुनिया में आप तेल खरीदने जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, आपको 3 तरह के तेल मिलेगा। एक है ब्रेंट, एक है वेस्ट टेक्सास और एक है दुबई। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी के आधार पर इसको बांटा गया कि आप तेल खरीदना कहाँ से चाह रहे हैं। तो ब्रेंट है तो लाइट स्वीट ऑयल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन मार्केट। ब्रेंट जो होता है यूरोपियन मार्केट का तेल है, यूरोप के किसी तेल से खरीदेंगे आप किसी देश से तो। ठीक है, और वेस्ट टेक्सास जो है यूएस मार्केट का है, और दुबई मिडिल ईस्ट और एशियन मार्केट का है। ठीक है, तो एक तरह से 3 बेंचमार्क हैं इकोनॉमी के टर्म में बात किया जाए तो 3 बेंचमार्क हैं ग्लोबल मार्केट में। और यदि आम भाषा में समझें एक मतलब बिल्कुल साधारण भाषा में, तो 3 दुकान है दुनिया में जहां से आप तेल खरीद सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और तीनों दुकान का नाम दिया ब्रेंट, वेस्ट टेक्सास और दुबई ओमान। तो छोटे एग्जाम में जैसे रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, तो इसी तरह के जैसे ब्रेंट हमको अभी याद नहीं है, लेकिन ब्रेंट किसी में पूछा गया था कि ब्रेंट कहाँ का तेल को बोलते हैं, ब्रेंट किस मतलब कि किस कंटिनेंट का मार्केट है। द यूएस एंड यूरोप हैज एन एडवांटेज बिकॉज देयर मार्केट्स एंड प्राइस आर बेस्ड ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग एंड रिफ्लेक्टेड एवरी ट्रेड इन क्रूड मार्केट। ऑन द अदर हैंड सिंस एशिया रिप्रेजेंटेड बाय द दुबई ओमान डू नॉट हैव एनी डेरिवेटिव ट्रेडिंग डजंट हैव एज। कहा जा रहा है कि यूएस और यूरोप का एक एडवांटेज है उनके पास, वो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग पे बेस्ड होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब भविष्य में कितना प्राइस रहेगा उसके आधार पर तेल निकालता है, जबकि एशिया वाले में ऐसा नहीं है। हेंस प्राइस चार्ज फ्रॉम एशियन कंट्रीज रिमेंड $1 to $2 हायर देन फ्रॉम यूरोप। तो इसलिए एशिया से जो प्राइस चार्ज किया जाता है यूरोप के कंट्री के मुकाबले, तो $1-2 ज़्यादा रहता है, तो इसी को एशियन प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। एक तरह से समझिए कि टैक्स है, जब इंडियन एशियन कंट्री को बेचेगा कोई तेल तो अलग से चार्ज लेता है, उसको एशियन प्रीमियम बोलते हैं। यहाँ से ओपेक के बारे में जान लें तो ओपेक है क्या। तो ओपेक एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 है, याद रखिएगा मात्र 13 है, ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है। ओरिजिनली फाउंड बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। पहले 5 थे, ठीक है, बढ़ते बढ़ते 15 हो गए, 15 में से 2 हट गए, अब बाकी अभी जो है प्रेजेंट सिनारियो में 13 है। ठीक है, तो 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो ओरिजिनली फाउंड किया गया था 5 कंट्री के द्वारा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस सितंबर 1960, 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, 5 कंट्री मिल करके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ओपेक का स्थापना किया था। अभी इसमें 13 कंट्री है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी, जितना भी पेट्रोलियम पॉलिसी है उसको यूनिफाई करना, कोऑर्डिनेट करना आपस में अपने मेंबर्स में। सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, पेट्रोलियम प्रोड्यूसर के लिए फेयर प्राइस हो, स्टेबल प्राइस हो। एन इफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशन। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में जो भी पैसा लगा रहा है उसको बराबर मुनाफा मिले, मतलब कि एक अच्छा मुनाफा मिले। ओपेक सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ ओपेक लोकेटेड इन वियना। ओपेक का जो सेक्रेटेरिएट है वियना में है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। तो कई एग्जाम में हम भी कई एग्जाम दिए, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसा संस्था का नाम बताइए जिसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कंट्री में जो उसका मेंबर नहीं है ना, मतलब कि, तो उसका सिंपल आंसर ओपेक। ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कंट्री में है जो ओपेक का मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है, और ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इट ऑल्सो फंक्शन एज द हेडक्वार्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट वियना, ऑस्ट्रिया। वाइल ओपेक प्लस, अब यहाँ पे बात तो है ओपेक है ना, ओपेक प्लस में क्या आता है, तो ओपेक प्लस कंसिस्ट ऑफ नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो ओपेक में 13 देश है। तो क्या दुनिया में मात्र 13 देश ही ऑयल प्रोड्यूस करते हैं? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जो तेल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ओपेक के मेंबर नहीं है। जैसे बात किया जाए अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान, सूडान, है ना, ये सब जो देश है ये सब भी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये ओपेक के मेंबर नहीं है। तो जब इनके साथ निगोशिएशन होगा तो उसको ओपेक प्लस बोलते हैं। यानी कि ओपेक प्लस में कौन हो गया, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मतलब कि और भी कई देश हैं जो तेल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ओपेक में नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको ओपेक प्लस बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट 79.4% ऑफ वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व आर लोकेटेड इन ओपेक मेंबर। दुनिया में अभी जितना ऑयल का रिजर्व है जिसका लगभग 80% बोल सकते हैं, 79.4% यानी मिला जुला के 80% ही बोल लीजिए, ओपेक कंट्री के पास है। ठीक है, जिसमें मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा है 65% के आसपास। इंडिया ओपेक का मेंबर नहीं है। इंडिया इज वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर। इंडिया जो है दुनिया का 3रा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। 28% ऑफ क्रूड ऑयल, 59% ऑफ एलपीजी एंड नियरली 38% ऑफ एलएनजी डिमांड इज क्रिएटेड बाय ओपेक। इंडिया का जो क्रूड ऑयल का डिमांड है उसका 78%, एलपीजी का लगभग 60% और एलएनजी का 38% ओपेक कंट्री से ही खरीदा जाता है। इंडिया ऑयल डिमांड इज फोरकास्ट टू राइज 4.7 मिलियन बैरल पर डे 19 to
10.7 मिलियन बैरल पर डे 245। तो अभी 2019 का डिमांड किया जाए, देखा जाए तो 4.7 मिलियन बैरल एक दिन का इंडिया का खपत है, जो 2045 में बढ़कर 10.7 मिलियन बैरल हो जाएगा। ठीक है। ओपेक में देश कौन कौन से हैं आप यहाँ पे एक तरह से मैप में देख लीजिए, 13 कंट्री, याद रखिएगा ओपेक में अभी 13 कंट्री हैं एट प्रेजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं उसके फाउंडिंग मेंबर, ईरान, इराक, कुवैत, है ना, वेनेजुएला, उसके अलावा फिर सऊदी अरब, ये 5 मेंबर हो गया उसके फाउंडिंग मेंबर। अब कौन कौन है, तो यूएई, लीबिया, कॉन्गो, अंगोला, गैबोन, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, नाइजीरिया, अल्जीरिया, है ना, 13 कंट्री हैं कुल मिला करके। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, इशू इन इंडिया ओपेक रिलेशन, इंडिया और ओपेक के रिलेशन में इशू क्या है, तो सैंक्शन ऑन ईरान। तो सबसे पहले ईरान पे अभी सैंक्शन चल रहा है। सैंक्शन कौन लगाया है, तो यूएसए लगाया है। ठीक है। यूएसए क्यों लगाया है, तो एक समझौता हुआ था P5+1 कंट्री के बीच में। ठीक है। P5 यानी परमानेंट 5। परमानेंट 5 कौन है, तो जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर है 5, क्या बोलते हैं, यूके, यूएसएसआर, इस तरह से याद रखिएगा, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना, ये 5 कंट्री P5। और ईरान के साथ समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि ईरान जो यूरेनियम को एक लिमिट अमाउंट तक ही प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका गया था ज़बरदस्ती, है ना। एक तरह से वर्ल्ड पावर हम लोग हैं, ये 5 कंट्री बोला कि हम लोग वर्ल्ड पावर हैं और हम तुमको न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। ठीक है। और बनाएगा तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन लगा देंगे तो तुम बिजनेस नहीं कर पाएगा, कहीं से लोन नहीं तुमको मिल पाएगा, है ना। एक तरह से लीगल वे में नहीं, इलीगल वे में धमकी देना, ये 5 कंट्री मिल करके। ईरान बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए, बराक ओबामा के समय में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए, ईरान को बोले कि तुम हम अभी भी सैंक्शन लगा देंगे, है ना, तुम अंदर अंदर न्यूक्लियर बम बना रहा है, भले बोल दिया है कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम चोरी चोरी बना रहा है, हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। तो ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शन लगा दिए। और अब क्या कहे दूसरे देश को, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, बाकी दूसरे देश, दुनिया में जितने देश सबको बोले कि अब ईरान के साथ बिजनेस करेगा तो हम नाराज हो जाएंगे, हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे, है ना। तो यूएसए के डर से क्या हुआ, बहुत सारे देश ईरान के साथ बिजनेस करना छोड़ दिए, यहाँ तक कि इंडिया भी ईरान से तेल खरीदना छोड़ दिया, है ना, बस यूएसए के कहने पे, यूएसए के धमकी से बोल सकते हैं एक तरह से, यूएसए के दादागिरी से। तो सबसे पहला इंडिया ओपेक रिलेशन में क्या है, सैंक्शन ऑन ईरान। द वेरियस मेंबर कंट्रीज ऑफ ओपेक अलॉन्ग विथ यूएस आर क्रिएटिंग प्रेशर टू कट डाउन द इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान दैट हैव रेज्ड सीरियस सप्लाई कंसर्न फॉर इंडिया। नेक्स्ट एशियन प्रीमियम। एशियन प्रीमियम जैसा कि ऊपर में डिस्कस किए, ये भी डिप्लेशन ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का कमी होना, जब हम लोग तेल खरीदते हैं तो डॉलर में हम लोग को पैसा देना पड़ता है, इसके कारण क्या होता है, फॉरेक्स हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो जाता है। यदि वो कंट्री रुपये में ही पैसा लेने लगे, है ना, कोई ऐसा समझौता हो जाए कि वैसे जो सऊदी अरब से हम तेल खरीद रहे हैं, सऊदी अरब रुपये में पैसा ले ले, तो हमारे लिए बढ़िया होगा। नेक्स्ट मार्केट इनस्टेबिलिटी। जो तेल का मार्केट है काफ़ी इनस्टेबल है। लॉकडाउन के समय देख रहे थे कि तेल का प्राइस काफ़ी कम चला गया था, है ना। तो ये सब जो है 3-4 जो है इशू है इंडिया और ओपेक रिलेशन में। कंक्लूजन की बात किया जाए तो ओपेक शुड डू अवे विद डिस्क्रिमिनेटरी एशियन प्रीमियम। तो ओपेक को सबसे पहले जो ये डिस्क्रिमिनेटरी एशियन प्रीमियम है ये छोड़ देना चाहिए। प्राइसिंग मैकेनिज्म टू मेक ग्लोबल लेवल प्लेइंग प्राइसिंग मैकेनिज्म। ऑल्सो दे नीड टू पे यूज रूपी इंस्टीड ऑफ डॉलर और यूरो, डॉलर और यूरो की बजाय रुपये में पैसा लेने लगे। तो ये सब इसका कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था इंडिया और ओपेक रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं इंडिया एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कहने का मतलब क्या हुआ, इसको तोड़ के पढ़िए। डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट मतलब आर्म को बनाना, आर्म को इकट्ठा करना। तो डिसआर्मामेंट मतलब आर्म जो है उसको नष्ट करना। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मतलब न्यूक्लियर आर्म को डिस्टर्ब करना, न्यूक्लियर आर्म को खत्म कर देना। इंडिया एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग डिसआर्मामेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है क्या। ठीक है। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट सबसे पहले क्या है, तो एक तरह से काम है, एक तरह से एक प्रोसेस है जिसमें कहा गया है कि न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर देंगे। अच्छी बात है, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे क्या खराब बात है ये हम लोग देख लेते हैं। इट कैन ऑल्सो लेड टू द एंड ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड। कहा जा रहा है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का एक ही टारगेट है कि न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन ना हो, इन विच न्यूक्लियर वेपन्स आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड, जिसमें न्यूक्लियर वेपन कंप्लीटली खत्म हो जाए। द टर्म डीन्यूक्लियराइजेशन, ठीक है, द टर्म डीन्यूक्लियराइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस लीडिंग टू कंप्लीट डिसआर्मामेंट। ठीक है। डीन्यूक्लियराइजेशन मतलब जितना न्यूक्लियर वेपन बन गया है उसको भी नष्ट कर दो, ठीक है, उसको बर्बाद कर दो। सिंस द यूएस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी in 1945, the catastrophic effect of nuclear weapons have motivated the world to pursue arm control and disarmament measure to reduce the threat of nuclear weapon use। तो जब से यूएस की तरफ बॉम्बिंग किया गया है 1945 में ये 2 शहरों पे जापान के,
तो उसके खतरनाक इफेक्ट को देखते हुए दुनिया को ये एहसास हुआ कि न्यूक्लियर वेपन बंद होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन साउट टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन इन फर्स्ट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय यूएनजीए इन 1946। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो रहा था, उसके पहले रेजोल्यूशन में ही यूएन के द्वारा कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन को रोकना पड़ेगा। द रेजोल्यूशन एस्टेब्लिश्ड अ कमीशन टू डील विथ प्रॉब्लम। इसके तो क्या कहा जा रहा है कि जो इस रेजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन ने कमीशन का गठन किया है ना, जो इस बात को देखे कोई कंट्री एटॉमिक एनर्जी का यूज किस तरीके से कर रहा है। यह है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में। अब देखिए डिसआर्मामेंट में इंडिया शामिल क्यों नहीं होता, मतलब कि इसमें इंडिया इससे नाराज क्यों रहता है इस पॉलिसी से। तो इसमें कहा गया है कि 5 देश, ठीक है, 5 ये जो है 5 देश है उसके पास न्यूक्लियर वेपन है दुनिया में। अभी ऐसे तो 11 देश के आसपास है, लेकिन एक तरह से देखा जाए मतलब कि लीगली वे में 5 देश के पास है। यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस, है ना, सॉरी, और इंग्लैंड। ये 5 देश है जिसके पास कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन है। और इन 5 देश का कहना है कि अब कोई नहीं बनाएगा। जैसे पहले 5 देश इन लोग बना लिया, आप इमेजिन कीजिए कि पहले इन लोग वेपन बना लिया 5 देश जो है, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड, ये सब न्यूक्लियर वेपन बना लिया। ये 5 देश बना करके कहता है कि अब कोई नहीं बनाएगा, है ना, अब डिसआर्मामेंट हो जाना चाहिए। तो इंडिया का यही कहना है कि अब क्यों, है ना, यदि खत्म करना है तो सबको अपना अपना न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दे, हम भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले 5 देश बना लिया, उसके बाद फिर इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और भी नॉर्थ कोरिया बना रहा है, नॉर्थ कोरिया बना चुका है, ईरान बनाने के राह पे है। तो इन 5 देश का कहना है कि हम 5 के अलावा कोई नहीं बनाएगा। तो इंडिया का कहना है कि ऐसे कैसे चलेगा, है ना, ये गलत बात है। तो इसलिए इंडिया जो है उसमें शामिल नहीं होता है। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। The United Nations General Assembly adopted 2 resolutions which were sponsored by India: Convention on Prohibition of Use of Nuclear Weapon and Reducing Nuclear Danger अंडर द न्यूक्लियर वेपन क्लस्टर। तो इंडिया के द्वारा 2 रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया गया था यूनाइटेड नेशन में, मतलब इंडिया के द्वारा 2 रेजोल्यूशन को एक तरह से प्रपोज किया गया था, स्टार्ट किया गया था, है ना। तो दोनों पे सहमति बन गया है। दिस रेजोल्यूशन मैनिफेस्ट इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड द गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया का जो गोल है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के प्रति, ठीक है, उसका जो मतलब कि इंडिया का जो गोल है, कमिटमेंट है कि हाँ दुनिया में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, तो उसको रेजोल्यूशन जो है बढ़ावा देता है। इस रेजोल्यूशन के बारे में और पढ़ लेते हैं। द कन्वेंशन प्रोविजन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेबल्ड बाय इंडिया सिंस 1982 इन द जनरल असेंबली रिक्वेस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा टू कमेंस नेगोशिएशन इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। पहला रेजोल्यूशन में क्या कह रहा है कि कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन की यूज को प्रोहिबिट करना, रोकना। ये 1982 से ही इंडिया के द्वारा टेबल किया गया था, मतलब इंडिया के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और इसके तहत क्या गया कि किसी भी अवस्था में न्यूक्लियर वेपन का यूज न हो। द रेजोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर डेंजर, रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, जो न्यूक्लियर खतरा है उसको कम करना, टेबल से 1998 1998 में इसको टेबल किया गया था। ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टू द रिस्क ऑफ अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो जैसे कहा जा रहा है कि इससे न्यूक्लियर डेंजर बना तो लिया कोई, है ना, अब ये भी कह रहा है कि हम इसको यूज नहीं करेंगे पहले, लेकिन मान लीजिए कि एक्सीडेंटल वे में वो न्यूक्लियर बम फट गया, या अनइंटेंशनल, मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसको कुछ देश पे न्यूक्लियर हमला कर दे और गलती से हो गया, तो उस केस में क्या होगा ना। तो इसी को यहाँ पे रेजोल्यूशन है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, ठीक है। इट कॉल्स फॉर कंक्रीट स्टेप रिड्यूस, तो ऐसे रिस्क को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन स्टेप उठाए। इस बात को लेकर के यूएन में इंडिया के द्वारा एक तरह से बोल सकते हैं गुहार लगाया गया था। आगे पढ़ते इंडियाज रोल इन ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में इंडिया का क्या रोल है। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मल्टीलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट। क्या कह रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट, नॉन प्रोलिफरेशन का बात किया जाए तो जब यूरेनियम निकाला जाता है ना, तो उसको जो प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस होता है, मतलब कि एटम बम बनाने में जो प्रोसेस यूज किया जाता है, जो हाई लेवल का यूरेनियम बनता है, उस प्रोसेस को प्रोलिफरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोलिफरेशन मतलब यूरेनियम को उतना हम लोग शुद्ध करेंगे ही नहीं कि एटम बम बनाया जा सके। तो इंडिया हमेशा से इसका सपोर्ट रहा है। और न्यूमरस ओकेजन इंडिया हैज बीन टेकन अपॉर्चुनिटी टू अ ड्राइविंग फोर्स अटेनिंग यूनिवर्सल कंप्लीट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट। तो ये बात याद रखिए कि इंडिया जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करता है। इन 1965 इंडिया वाज अमंग द नॉन लाइंड 8 इन द 18 नेशन डिसआर्मामेंट कमेटी। एक बनाया गया था 18 नेशन डिसआर्मामेंट कमेटी, ठीक है, 65 में। तो इंडिया भी उसमें था। दैट एडवोकेटेड द डीलिंकिंग डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन। इंडिया अपोज टू साइन द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। एक ट्रीटी है एनपीटी, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि क्या इंडिया एनपीटी को साइन किया। तो नहीं, इंडिया बिल्कुल एनपीटी को साइन नहीं किया है, पाकिस्तान भी साइन नहीं किया है।
नॉर्थ कोरिया जो था साइन करके वापस ले लिया है, इजराइल साइन करके वापस ले लिया है अपना सहमति, है ना। मतलब कि जब बना था एनपीटी तो उस समय इजराइल और नॉर्थ कोरिया बोला कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन कुछ साल बाद बोला कि हम इस बात से सहमत नहीं है और वापस ले लिया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान कभी इस पर साइन नहीं किया है। रीजन आपको हम बता दिए कि इसमें एनपीटी में यही बोला गया है कि दुनिया में बस 5 कंट्री जो बना लिया न्यूक्लियर वेपन वह बना लिया, अब आगे कोई नहीं बनाएगा, है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके का, तो इसके कारण से इंडिया एनपीटी को साइन नहीं किया है। तो हम लोग पढ़ते हैं इंडिया अपोज टू साइनिंग द ट्रीटी ऑफ एनपीटी। एनपीटी का जो ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको साइन करने से इंडिया हमेशा मना किया है। विच इज व्यूज एज डिस्क्रिमिनेटरी, है ना, क्योंकि इसमें इंडिया को लगता है कि डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कंट्री, ठीक है, दैट डिवाइड द वर्ल्ड इन न्यूक्लियर हाफ्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स। ठीक है, तो इसमें कंट्री को दो पार्ट में बांटा है, न्यूक्लियर हैव यानी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा, न्यूक्लियर हैव नॉट जो कभी नहीं बनाएगा, है ना। इसमें 5 कंट्री को बोल दिया है कि इसके पास ही रहेगा और इसके पास है और इसके पास रहेगा। इंडिया प्रपोज्ड अ कम्प्रीहेंसिव प्रपोजल फॉर कंप्लीट एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, है ना। इंडिया के द्वारा क्या कहा गया कि कंप्लीट और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, कभी पूरी तरीके से खत्म करो, ना मेरे पास रहेगा ना तुम्हारे पास रहेगा। टू द यूएन जनरल असेंबली इन सेशन ऑन डिसआर्मामेंट 1988 विच केम टू बी नोन एज राजीव गांधी एक्शन प्लान। जिसको राजीव गांधी एक्शन प्लान के रूप में जाना जाता है। इंडिया के द्वारा जो वहाँ पे सबमिट किया गया कि हाँ हम ये चाहते हैं, तो उस प्लान को राजीव गांधी एक्शन प्लान के बारे में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। इंडिया इज नॉट साइन द कम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी। इंडिया जो है सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया। सीटीबीटी भी उसी तरह का कुछ एक ऐसा एग्रीमेंट है। ड्यू टू द फेलियर ऑफ ट्रीटी टू इंक्लूड अ कमिटमेंट बाय द न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन विद इन अ टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। स्टिल इट हैज ऑब्जर्व्ड अ वॉलंटरी न्यूक्लियर टेस्टिंग मोरेटोरियम सिंस 1998 थ्रू इट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2003 का इंडिया का अपना एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, मतलब कि अपना एक न्यूक्लियर पॉलिसी है 2003 का इंडिया का। इंडिया हैज असर्टेड इट्स कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। तो उसके तहत इंडिया ये कहा है अपना, मतलब कि इंडिया का इंटरनल डॉक्ट्रिन है, मतलब इंडिया का अपना है, ये कोई इंटरनेशनल संस्था में नहीं बोला है इंडिया अपने पार्लियामेंट में ये बात बोला है कि हम जो है आज भी 2003 में बोला गया कि हम आज भी न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड की कल्पना करते हैं, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज ऑल्सो अपोज द रिसेंट इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन which India believes is not comprehensive instrument on disarmament as it excludes the verification of nuclear armament। तो एक हाल ही में एक नया ट्रीटी आया है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इंडिया इसके विरोध में क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया का कहना है कि ऐसा कोई वेरीफाई नहीं किया गया किस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है कौन में नहीं है। मान लीजिए कोई कंट्री अपना न्यूक्लियर वेपन बिना नष्ट किए हुए बोल देता है कि हाँ हम न्यूक्लियर वेपन को डिस्टर्ब मतलब कि क्या बोलते हैं उसको बर्बाद कर दिए, तो इसका कोई वेरीफाई करने का तरीका नहीं है, इसीलिए जो है इंडिया इसका विरोध कर रहा था, मतलब करता है। अब इस पे से जो है आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट इसमें और आगे का जो टॉपिक है वहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।